हाय फ्रेंड्स, दिस इज विनीत पांडे। मान लीजिए किसी के पास कोई कोचिंग नहीं है, कोई वीडियोस नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे करेगा? सर इस तरीके से अगर हम पढ़ने लगेंगे तो इस सिलेबस कभी नहीं कंप्लीट हो पाएगा। पहले जब स्टूडेंट थे तो बहुत सारे लोग आते थे, इंटरव्यू देते थे, आपके सामने मोटिवेट करते थे। आज आप खुद इस जगह पे हैं बात करने के लिए। कैसा लग रहा है? We bring real toppers in front of you. Hi friends, this is Vineet Pandey, and as you all know that we bring real toppers in front of you. Today we have one of my scholar from offline batch, Rajni. Rajni, first of all, स्वागत है आपका यहाँ पे। पहले जब स्टूडेंट थे तो बहुत सारे लोग आते थे, इंटरव्यू देते थे, आपके सामने मोटिवेट करते थे। आज आप खुद इस जगह पे हैं बात करने के लिए। कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी अपनी सक्सेस स्टोरी बता रही होंगी, आपके साथ बैठ के इंटरव्यू कर रही होंगी, या मेरा नेट कभी क्वालिफाई हो पाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने अभी बोला कि मुझे लगता था कि शायद कभी मेरा नेट होगा, मैं भी कभी आपसे बात कर पाऊंगी। तो जब आपने नेट के एग्ज़ाम की शुरुआत की, उससे पहले नेट से रिलेटेड क्या परसेप्शन था आपका? एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है एग्ज़ाम से पहले, वो क्या थी? मैं मास्टर्स के सेकेंड ईयर में थी जब मैंने नेट के बारे में सुना था, और एज सच कोई गाइडेंस नहीं था मेरे कॉलेज की तरफ से, एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू जस्ट अंडरस्टैंड द सिलेबस, एंड आई थिंक व्हेन आई जॉइंड यू, सो एट दैट टाइम आई गॉट एन अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली हमें कौन से राइटर्स, कौन से टॉपिक्स, कौन से एजेस, लिटरेरी थ्योरी और इस तरीके की कई सारी चीज़ें और पढ़नी है। जैसे चूंकि रजनी आप ऑफलाइन बैच स्टूडेंट भी नहीं है, तो एक चीज़ आपने नोट किया होगा, मैं आपको कई बार कहता था कि आपका इन डेप्थ नॉलेज बहुत अच्छा है। आई यूज्ड टू कॉल कि आप एक स्कॉलर हैं। तो एक इन डेप्थ नॉलेज होना और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने में आपको क्या डिफरेंस लगता है? मुझे लगता है कि नेट के लिए पढ़ने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है कि आपके पास एक बहुत यू हैव अ सी ऑफ नॉलेज, बट यू नीड टू स्ट्रैटेजाइज दैट कि आप कितना आपके काम का है। और आप जब भी किसी एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं तो आपको ज़रूरी है कि सिलेबस को नैरो डाउन करना और पढ़ना, वरना वो जो सिलेबस है वो आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। तो जैसे जब आप ऑफलाइन बैच में आए, तो ऑफलाइन बैच में आने के बाद वो चीज़ें कि आपको मिलना शुरू हुई, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ऑफलाइन बैच के अंदर? जी ज़रूर, ऑफलाइन बैच में मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, जैसे कि लिटरेरी थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि यूजुअली हमें अच्छे टीचर्स नहीं मिलते जो विद एग्जांपल्स पढ़ाएं। जैसे मुझे आपका पर्सनली तरीका बहुत अच्छा लगता है कि आप लाइफ लाइक एग्जांपल्स देते हैं और थ्योरी की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में मुझे लगता है ऑफलाइन बैच ने मुझे बहुत मदद की है। जैसे कि आपको लग रहा होगा गोलगप्पे वाला एग्जाम्पल, यूजुअली देयर इन फिलोसफी, वेस्टलैंड में जलेबी वाला एग्जाम्पल। मैं स्टूडेंट्स को बता देता हूँ एक मिनट के लिए, क्योंकि देखिए जो आपकी तरह मैं भी स्ट्रगल कर रहा था लिटरेरी थ्योरी में। होता क्या है, लिटरेरी थ्योरी की मोस्ट ऑफ द बुक्स वेस्टर्न राइटर्स ने लिखी हुई हैं। तो जैसे वेस्टर्न राइटर्स है, या पीटर बेरी का आप नाम ले लीजिए, रमन सेल्टन का नाम ले लीजिए, इन लोगों ने इसलिए नहीं लिखा था कि इंडिया के स्टूडेंट हमें पढ़ेंगे और हम यूजीसी नेट के लिए लिख रहे हैं। तो उनके जो वोकैब है, फ्रेजियोलॉजी है, वो बहुत टफ होती है। अब अगर एज इट इज़ उसी को रट के टीचर वही लाइंस रिपीट करे, तो फिर वो टेक्स्ट और टीचर का जो एक्सप्लेनेशन अगर वो एक ही जैसा है, तो वहाँ बहुत दिक्कत आती है। तो ये मैंने खुद फेस किया था। और होता है कि जब आप समस्या को खुद फेस करते हैं तो रास्ता भी फिर आप खुद ही निकालते हैं। तो वो शायद मेरा अपना रास्ता सबके साथ काम आ रहा है। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा रजनी, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने क्लास में देखे थे, सबकी मेमोरी अच्छी नहीं होती है। कई बार बच्चे पढ़ते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं। उसमें जो हमारा रैपिड फायर है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? रैपिड फायर एक ऐसी चीज़ होती थी जिसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड होते थे, नर्वस होते थे, एक्साइटेड होते थे। बिकॉज अगर कुछ किसी भी रीज़न से आप नहीं पढ़ पाए, सेम डे नहीं रिवाइज कर पाए, तो एक होता था कि सुबह उठ के पढ़ना है क्योंकि सर पूछेंगे। तो वो एक रूटीन रहता था, एक डिसिप्लिन रहता था रैपिड फायर की वजह से। तो वो वहाँ पे बहुत बेनिफिट हुआ है। और मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जब ये रैपिड फायर में कुछ क्वेश्चन मिस कर देते, शुड स्माइल कि ये क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल होते हैं। एक सवाल स्टूडेंट बार बार पूछते, आप कितने घंटे पढ़ते थे? आपका टाइम टेबल या आपका रूटीन क्या था? मुझे लगता है मैं 6 से 8 घंटे पढ़ती थी। और मैं स्टूडेंट्स को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप महीने में 30 दिन दे रहे हैं, आप 25 दिन दिन के एंड में आपको लगेगा कि आपने कुछ नहीं किया है, बट जब आप एग्ज़ाम लिखने बैठेंगे तो वो 25 दिन जो आप कंसिस्टेंसी के साथ बैठे हैं, आपको वो काम आएगा। बहुत ही खास बात बोली है, बहुत स्पेशल चीज़ है।
जब हम पढ़ रहे होते हैं हमें लगता है तुरंत रिजल्ट मिले, आज जो मैंने सुबह पढ़ा है शाम तक याद हो जाए। कई बार ऐसा नहीं होता और बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन जो अभी इन्होंने बोला बहुत सही बोला है, आपको जो लग रहा है कि मैंने 1 महीने में 25 दिन पढ़ाई की लेकिन मैं सब भूल गया, वो एक्चुअली आपको एग्जाम में काम आएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, नोट्स मेकिंग वगैरह आपने किस तरह से किया? नोट्स मेकिंग मैं क्लासेस के साथ करती थी। उसके अलावा आप काफ़ी सारी चीज़ें और रिकमेंड करते थे पढ़ने के लिए, तो मैं वो सब पढ़ती थी। आपकी यूट्यूब क्लासेस मैंने फॉलो की हैं काफ़ी ज़्यादा। और आप कहते थे कि क्वेश्चंस को एनालाइज करके भी नोट्स बनाएं, तो वो भी मैंने फॉलो किया है। यानी ऑफलाइन बैच में जो नोट्स बनाते थे उसके साथ साथ खुद भी ऐड ऑन किया है। एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप खुद ऐड ऑन करते हैं तो अपनी तरफ से जानने का बहुत कुछ मिलता है। पेपर 1 का कैसा एक्सपीरियंस रहा? पेपर 1 मुझे लग रहा है कि लिटरेचर वालों के लिए टाइम के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, लेकिन आपको पेपर 1 को लाइटली नहीं लेना चाहिए। जैसे ये मेरा पहला अटैम्प्ट नहीं था, मेरे कई अटैम्प्ट्स रहे हैं जिसमें कि मैं फेल हुई हूँ, और मुझे ये बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती है। फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों कि देखिए हम आपके सामने जेन्युइन इंटरव्यू लेके आते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जो भी इंटरव्यू ला रहे हैं या हमारा स्टूडेंट है तो फर्स्ट टाइम में क्वालिफाइड है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने लड़ाई नहीं छोड़ी, और मैं इसके लिए आपसे ये कहना भी चाहूँगा दैट आई एम प्राउड ऑफ यू ऑन कैमरा। तो पेपर 1 इसलिए ट्रबल किया। अभी बिफोर दिस पॉडकास्ट हम बात भी करते हैं नेट के पेपर में भी पैटर्न चेंज हो रहा है, उसके बारे में कुछ आइडिया देना चाहेंगे? नेट के पेपर में पैटर्न ऐसे चेंज हो रहा है कि रेक्टिफिकेशन इज़ वन थिंग, बट अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट को कितना समझ पा रहे हैं। तो सिर्फ राइटर और डेट याद कर लेना मुझे लगता है काफ़ी नहीं है। असर्शन रीजन क्वेश्चन जो घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया था इंडियन स्टैटिक्स में से कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह भी आ गई थी जी। तो इस तरीके के टॉपिक्स जो कि हम कम पढ़ते हैं क्योंकि उसमें लिमिटेड राइटर्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हमें लगता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसमें क्या आएगा। इंडियन स्टैटिक्स मैंने अभी ऑफलाइन बैच में ख़त्म किया। नॉर्मली इंडियन स्टैटिक्स लोग पढ़ाते भी नहीं है। एक्चुअली इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स को नेट का सिलेबस प्रॉपर नहीं पता। तो चूंकि स्टूडेंट्स को नहीं पता तो इसका बहुत सारा बेनिफिट टीचर्स को होता है, सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ा देते हैं, बच्चों को लगता है हाँ ये ज़्यादा पढ़ा है मैंने। ज़्यादा पढ़ना और एक्चुअली हर वो चीज़ पढ़ना, क्योंकि अब देखिए कालिदास या अभिज्ञान शाकुंतलम लोग फिर भी बात करते हैं, पर आचार्य कुंतक, वक्रोक्ति सिद्धांत, अब अगर आप एक इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट को पूछोगे कि वक्रोक्ति सिद्धांत, स्फोटा थ्योरी या इसके अलावा जैसे भर्तृहरि ने क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं, कितने रस हैं, अलंकार है, तो आप बोलोगे ये तो संस्कृत का पेपर है, ये इंग्लिश वाले क्या कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर वाले क्या कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि यूजीसी नेट का सिलेबस जो वो दिखाते हैं वेबसाइट पे और जो वो पेपर में पूछते हैं, दो बहुत ही अलग चीज़ है। आपको ऐसा लगा कभी कि पेपर में, जैसे अगर आपसे मैं 100 क्वेश्चंस की बात करूं इंग्लिश लिटरेचर के, तो आपको लगता है कि कोई भी 5, 6, 7 किताबें पढ़ने से नेट क्वालिफाई हो सकता है? नहीं। कोई भी 5, 6, 7 किताबें, देखो क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं सर बेस्ट बुक बता दीजिए, कौन सी बेस्ट बुक बता दूं, कौन सी एक किताब, क्या 100 में से 50 क्वेश्चन में सिर्फ एक किताब से आ रहे हो तो एक किताब बताओ, क्या लगता है आपको? भूल जाइए किसी कोचिंग क्लास को, कोई ऑनलाइन नहीं, कोई विनीत पांडे नहीं। 100 क्वेश्चंस यूजीसी नेट के, आप चूंकि रजनी मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुकी हैं, बता भी रहे हैं कि मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया, PYQs किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 100, लेट्स अज्यूम हर क्वेश्चन के लिए हमारे पास किताब होनी चाहिए। आपको कितनी किताबें लगती हैं होनी चाहिए? सर किताबों का तो ऐसे कोई काउंट नहीं है, आप जितने सोर्सेज से पढ़ लें, बट मेरा ये मानना है कि आपको लिमिट करने चाहिए अपने सोर्सेज, और सिर्फ किताबें ही काफ़ी नहीं होती हैं। जैसे एक PYQ था कि बॉब मार्ले के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे आपको अवेयर होना चाहिए एज अ लिटरेचर स्टूडेंट कि क्या क्या हो रहा है आसपास। हम करते हैं क्योंकि हम नोबेल अवार्ड बढ़ाते हैं। बॉब मार्ले हैज़ वन नोबेल अवार्ड जी, उसके जो रोलिंग स्टोन्स और सॉन्ग्स वगैरह वो भी मैंने लिखवाए हुए हैं जी, और वो और रविंद्रनाथ टैगोर सारे। लेकिन जैसे एक अज्यूम करके, क्योंकि बच्चे कई बार सोचते हैं कि कोचिंग क्लासेस वाले हमेशा बोलते हैं कोचिंग में आओ, कोई भी बोलता है, तो चलो भूल जाओ कोचिंग। कितनी किताबें चाहिए, एक आइडिया दो, या कितनी किताबें, या क्या हर क्वेश्चन पे एक वेबसाइट का सोर्स ढूंढना पड़ेगा? क्योंकि वेबसाइट पे सोर्स जो है वो भी किसी किताब से आया होगा। सर इस तरीके से अगर हम पढ़ने लगेंगे तो सिलेबस कभी नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो मान लीजिए किसी के पास कोई कोचिंग नहीं है, कोई वीडियोस नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे करेगा? पहले तो मुझे लगता है उसे पेपर एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि किस एक एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। पेपर एनालाइज भी कर लिया, आपके अकॉर्डिंग कितने एरियाज हैं? मल्टीपल एरियाज हैं, थ्योरी है, कल्चरल स्टडीज़ है, चलिए लेट्स काउंट ब्रिटिश हिस्ट्री,
क्या ब्रिटिश हिस्ट्री से सेम एक जैसे क्वेश्चन आते हैं? किसी भी एक बुक से हो सकता है, या ब्रिटिश हिस्ट्री से डेप्थ से भी आ सकता है, किताबों के लास्ट वर्ड तक पूछे जाते हैं। फिरेंगन्स पे एक लास्ट वर्ड पूछा गया है। क्या ब्रिटिश हिस्ट्री की मूवमेंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं? पोइट्री ग्रुप से? क्या लैंग्वेज स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन है ब्रिटिश हिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ऑटो जेफरसन, ग्रेट वॉकर शिफ्ट? तो ब्रिटिश हिस्ट्री की लैंग्वेज, राइटर्स, स्ट्रीम्स, मूवमेंट्स, कितनी किताबें होनी चाहिए? मल्टीपल। सिर्फ ब्रिटिश हिस्ट्री, डेविड डचेस की ये डेप्थ है, इसकी गर्थ इतनी है। फिर आता है इंडियन राइटिंग्स। क्या सिर्फ इंडियन राइटिंग्स, या इंडियन राइटिंग्स इन ट्रांसलेशन, इंडियन राइटिंग्स एस्थेटिक्स में, इंडियन मॉडर्न थिएटर, दलित लिटरेचर, दलित फेमिनिज्म, इंडियन पोस्ट कॉलोनियल्स, इंडियन डायस्पोरा, और मे भी कुछ और? सबकी किताब होनी चाहिए? कोई एक किताब है जिसमें सब कुछ है? क्वेश्चन तो महेश दत्तानी से भी है, क्वेश्चन आनंद वर्धन से भी है। कितनी किताबें होनी चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पेपर एनालाइज करते हैं ना, तो आपको एक स्ट्रैटेजी मिलती है कि आपको ऐसे स्ट्रैटेजी मिल रही है। यू राइट। स्ट्रैटेजी आपको ये मिलेगी, आपने क्वेश्चन चेक किया, क्वेश्चन में लिखा है आनंद वर्धन, अब क्या स्ट्रैटेजी मिली आपको कि मुझे इंडियन एस्थेटिक पढ़ना चाहिए? कहाँ से पढ़ो? कौन सी किताब है? ग्रीक लिटरेचर से क्वेश्चन आते हैं, सोफोक्लीज, एरिस्टोफेन्स, यूरिपिडीज, इनकी बुक्स आती हैं। कितनी किताबें होनी चाहिए ग्रीक लिटरेचर के लिए? क्या फ्रेंच लिटरेचर से क्वेश्चन आता है? अल्बर्ट कामू, सैमुअल बेकेट, जॉन से भी आता है, रशियन से भी आता है, श्रीलंकन डायस्पोरा पीपल पेपर में आ चुका है, मिशेल ओंडाजी, निहाल डिसिल्वा, यास्मीन गुलरत्ने। अब बताइए, एक अंदाजा दिया, क्योंकि मेरी स्टूडेंट में सब हम डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, कितनी किताबें होनी चाहिए एक उस स्टूडेंट के लिए जिसके पास कोचिंग नहीं है? काफ़ी सारी किताबें हो जाएंगी। एवरेज 30, 35, 50, 100? 30-35 से कहीं ज़्यादा हो 30-35 अगर आपको डायरेक्टली मिल जाए तो 30-35 किताबें। रजनी, आप एक स्कॉलर भी हैं, मैं आई एम कनेक्टेड टू हर, इट्स नॉट बिकॉज शी इज़ जस्ट अ स्टूडेंट, शी इज़ एक्चुअली अ स्कॉलर, और इनके पास अपना एक अलग नॉलेज है जिससे कई बार मुझे भी सीखने को मिलता है। 30-35 बुक्स, क्या हम ये ग्रेजुएशन की बुक्स की बात कर रहे हैं या हाई लेवल बुक्स की बात कर रहे हैं? कितने लोग एक्चुअली इंडियन स्टडीज पढ़ रहे हैं? कितने लोगों के पास एक्चुअली जर्मन लिटरेचर की बुक है? नहीं है। और मार्केट प्राइस क्या होगा? एक एवरेज बता दो। और आप एक सही किताब तक आने के लिए आपको कई सारी गलत किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो भी है। चलो लेट्स अज्यूम 30 किताबें हैं। आपको लगा 30 किताबों में जो रशियन लिटरेचर के ऊपर किताब होगी वो हर कोई तो पढ़ता नहीं है, उसका रेट भी अलग होगा। तो हम एक अंदाजा बताइए 30 किताबें कितना पैसा, कितना रुपया लग सकता है? ये अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू, बस इन्वॉल्व हो गया, चल गए, चल पड़े। बात हम कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन चलो अच्छी बात है, कुछ ज़्यादा सीखोगे आप। बताओ। काफ़ी पैसा लगेगा और हर कोई इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता। 30 किताबों का एक हमारी एक और स्कॉलर यहाँ कैमरे के पीछे ही बैठी हुई है, रिया, कितने पैसे लगने चाहिए 30 किताबों के अंदाजे से? सस्ती भी होती है, महंगी भी होती है, लाखों तो नहीं होंगे, इतना नहीं होगा। चलिए अंदाजा एक काम करते हैं, बहुत महंगी और बहुत सस्ती के बीच का एवरेज ले लो 500 रुपये, क्योंकि मेरे पास जो फॉरेन की बुक्स हैं, रशियस वगैरह ऑल, वो 2-2 हज़ार की हैं। ब्रिटिश हिस्ट्री सस्ती मिल जाएगी, विलियम जे लॉन्ग 350-400 मिल जाएगी, लेकिन जो आपका ग्रीक लिटरेचर होगा, जो आपकी क्वेयर स्टडीज़ होंगी, जो आपकी LGBT स्टडीज़ है, वो किताबें 2-2 हज़ार, 2,500 हज़ार से स्टार्ट होती है। एटलीस्ट 800-900 हज़ार तो मिनिमम है, 1000। 30 किताबें 500 रुपये के हिसाब से तो लगभग कितना हो गया? 15,000 समथिंग, है ना? मेरी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है मैथ्स। 15,000। अब 30 किताबें पढ़ने का कितना समय चाहिए? 30 किताबें पढ़ने के लिए साल भर चाहिए ढंग से, क्योंकि वो थ्योरेटिकल बुक्स हैं, नॉवेल नहीं है टाइम पास के लिए। क्या वो 30 किताबों में से भी अगर गलिवर्स ट्रेवल्स के अंदर 4th पार्ट में कौन सी लाइन पूछी गई है, कौन सी लैंग्वेज है, वो आएगा उसमें? नोबेल अवार्ड्स, बुकर अवार्ड्स, पुलित्जर अवार्ड्स, ज्ञानपीठ अवार्ड से क्वेश्चन है, क्या वो आएगा? 30 किताबें सफिशिएंट नहीं है। कुछ आप मेरे शॉर्ट्स देखिएगा, मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे लाइब्रेरी जब सेट की थी तो 400 बुक्स काउंट की थी, और मेरे पास एक्चुअली कई किताबें जो 10,000 के ऊपर की। मैं रजनी सिर्फ ये इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश लिटरेचर में नेट कर रहे हैं, दोस्तों ये कड़वी सच्चाई, आई डोंट सपोर्ट इट, बट रियलिटी ये है कि आपका सिलेबस विदाउट कोचिंग नहीं हो सकता। अगर आपने 30 किताबें खरीद भी ली तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, और अभी भी देयर इज नो गारंटी 30 किताबों में से ही क्वेश्चन आता है। ये भी कंफर्म नहीं है कि चलो वो 30 किताबों में से ही आ जाए। मैक्सिकन राइटर्स के क्वेश्चन है, जो राइटर्स कोलंबिया से हैं उनके क्वेश्चंस हैं, बांग्लादेश की राइटर मोनिका अली, पाकिस्तानी राइटर मोहसिन हामिद, हनीफ कुरैशी, इनके क्वेश्चंस हैं। अगर हम, जैसे आप देखा होगा, बच्चे पढ़ते हैं कोलोनियलिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, नियो कोलोनियलिज्म पे है, नियो मार्क्सिज्म पे है, और अगर आप हर एक चीज़ की किताब खरीदते हैं, 30 की 30 किताबें नेट के तो लेंगे, वो नॉलेज वाली किताबें,
तो हो सकता है वो पूरी बात करें बट कोई फैक्चुअल डिटेल ना दे और पेपर में फैक्ट्स आते हैं, मगडप भी आ सकता है। सपोज आपने असर्शन रीजन प्रिपेयर किया है लेकिन आप रट्टा नहीं मार पाए, सपोज आपने रट्टा किया है और आप असर्शन रीजन में फेल हो गए, तो अब आप बताओ विदाउट कोचिंग स्टूडेंट के पास क्या ऑप्शन है? बी गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन। नहीं, मुझे लगता है डिफ़िकल्ट है। मैं भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स किए और कोचिंग में आके मैं काफ़ी सारे नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हुई, जैसे कि आप अभिज्ञान शकुंतलम की बात कर रहे हैं, वो मेरा ग्रेजुएशन में मुझे लगता है मैंने पढ़ा था, लेकिन इंडियन एस्थेटिक्स कहाँ से शुरू होता है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें वहाँ से पढ़ाना शुरू करना चाहिए था अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभिज्ञान शकुंतलम मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ा है, लेकिन चूंकि नेट के स्टूडेंट्स को इंडियन स्टडीज जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, अभिनव गुप्त क्या कह रहे हैं, आनंद वर्धन क्या कह रहे हैं, कल्हण क्या कर रहा है, राज तरंगिनी में क्या लिखा हुआ है, कर्पूर मंजरी क्या है, काव्य मीमांसा क्या है, फिर इनके साथ साथ व्यास दास ने कौन सी किताब लिखी है, कौन सी बॉलीवुड मूवी में 8 के 8 जो रस है, एक 9th एडेड है, 9 रस प्ले हुआ है, वो भी संजीव कुमार ने की। तो फिर मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैं इनको सब कुछ पढ़ाऊँ, सारी डिटेल दूँ। पर बहुत सारे स्टूडेंट जो स्मॉल टाउन से हैं, जिन्हें या तो बच्चे कोचिंग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, उनके साथ कितना बड़ा इनजस्टिस होता है। वो कहते हैं वर्ल्ड लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर में तो वर्ल्ड है, वर्ल्ड तो कहीं से भी आता है, कितना वर्ल्ड कैच करेंगे? आप ऐसे कितने बच्चों ने यूनिवर्सिटीज़ में श्रीलंकन राइटर्स पढ़े हैं? मिशेल ऑन्डेट जी फिर भी लोग जानते हैं। निहाल डिसिल्वा किसी के कोर्स में नहीं है, यास्मीन गुणरत्न कोई नहीं पढ़ रहा, लेकिन आ रहा है पेपर में, सवाल आ रहा है। LGBT स्टडीज़ आज भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाई जा रही है, क्वेयर स्टडीज़ में कोई बात नहीं कर रहा है, वहाँ से सवाल आ रहे हैं। फिर लिंग्विस्टिक के जो पोर्शंस हैं, अभी तो हमने वो बात ही नहीं की कि लिंग्विस्टिक्स वगैरह में क्या है, आपको लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट है, क्या क्या आ रहा है, दैट्स व्हाई यू नो, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं दे आर स्कॉलर्स, बट व्हेन दे केम टू कोचिंग क्लास इनको आइडिया मिला कि एक्चुअली दिस इज द भंवर जाल, दिस इज द वर्लपूल जहाँ पे आप फंस गए। तो आपने जो इंग्लिश में नेट क्वालिफाई किया है, ये एक आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि एक तो अथाह है, हाँ, देयर इज नो क्लियर डेप्थ कि अच्छा चलो डेप्थ है बट इट्स क्लियर, कहीं से कुछ भी आ सकता है, और उसमें भी सब कुछ पढ़ना, रिटेन करना, मेमोराइज भी करना है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, एंड विद दैट थिंग यू हैव क्वालिफाइड। सो विद दैट एक्सपीरियंस आई विल आस्क द लास्ट क्वेश्चन, these are the students, just guide them for 2 minutes, tell them what should they do actually। नेट क्वालिफाई करना है, जून अटेम्प्ट है, आप रियल स्कॉलर है, रियल क्वालिफाइड स्टूडेंट है, हम फोटो से काम नहीं चलाते, हम इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं, और हमारे जो स्टूडेंट्स अगर हमारे साथ पढ़ के खुश है तो वो आ भी जाते हैं बात करने के लिए। तो अपनी स्टोरी में आप बता दीजिए क्या क्या गलती नहीं करनी है, मिस्टेक्स क्या क्या नहीं करनी है। जैसा कि मैंने बोला कि मेरे पास सक्सेस स्टोरीज़ नहीं है, पर मेरे पास फेलियर स्टोरीज़ है। तो पहली गलती ये है कि मैंने पेपर 1 को बहुत लाइटली लिया था, आप वो ना करें। दूसरा, नेट का सिलेबस देख के हम यूजुअली इरिटेट होते हैं कि इतना समय में क्यों पढ़ना पड़ रहा है, वर्ल्ड लिटरेचर और ये सब, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है दैट लिटरेचर हैज़ अ लॉट टू ऑफर, और NTA भी अभी कहीं ना कहीं उस तरफ जा रहा है, जाके वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स की कितनी है। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, पेपर 1 भी देखना है, और आप जो भी पढ़ रहे हैं मेक श्योर आपका एक रूटीन हो और आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं। और आप क्योंकि ये CBT पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, तो मेक श्योर कि आप बैठे और पेपर को, जो ऑनलाइन मोड पे डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल है पेपर, आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी है। With this message, Rajni, thank you so much for joining us. This is Rajni in front of you. If you have any questions, drop me in the comments. आपको आपके हर कमेंट का मेरी तरफ से जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।